मैं सुबह कदरे देर से जागा तो सुखबीर को बदस्तूर बिस्तर से गायब पाया। अलबत्ता आसार बता रहे थे कि उसने उसी कमरे में शब बसरी की थी। मेरे बेदार होने के कुछ ही देर के बाद शेरदिल मेरे लिए नाश्ता ले आया। मैंने सुखबीर का पूछा तो उसने बताया कि वो अलग सुबह कहीं चला गया है और उसने अपनी मंजिल या वापस आने के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे ये सुनकर कुछ हैरत हुई क्योंकि मैंने उसे अपनी रवानगी के प्रोग्राम के बारे में बता दिया था। ताहम मैंने उसकी वापसी का इंतजार मुनासिब समझा। दरअसल मैं उसे आगाह करना चाहता था कि इस बात का कवी इम्कान है कि अब मेरी बजाय ज़हीर उससे मुलाकात के लिए आए और उसे आगे के मामलात गालिबन उसी के साथ बढ़ाने होंगे। दोपहर के करीब जब मैं अपने तौर पर रवानगी के बारे में संजीदगी से गौर कर रहा था, सुखबीर 60-62 साल के एक दुबले पतले कामत सरदार जी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उठकर उनका इस्तकबाल किया। सरदार जी ने गर्मजोशी से मुझे सीने से लगाया और पंजाबी लहजे वाली उर्दू में कहा, तुमने दिल खुश कर दिया जवान। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम कश्मीरियों ने अपनी कारकर्दगी इतनी बढ़ा ली है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तब सुखबीर ने तारुफ करवाया। बोला, ये हमारे सीनियर लीडर मनिंदर कक्कड़ जी हैं। ये अंग्रेजों की फौज में अफगानियों से लड़ चुके हैं और पाकिस्तान के सारे पठान इलाके खंगाल चुके हैं। 2 साल तो खैबर के कैंप में भी रहे हैं। मैंने कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मनिंदर कक्कड़ जी। आप जैसे मंझे हुए जंगी माहिरीन यकीनन खालिस्तान तहरीक के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। बुजुर्ग सरदार ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा जाकिर काका? हमें बहुत देर से अक्ल आई, वरना हमारी आजादी की जंग तो बहुत पहले शुरू हो चुकी होती। अभी भी हमें बहुत तैयारी करनी है। फौजी ताकत के लिहाज से तो हम हिंदुस्तानी फौज का पासिंग भी नहीं है। मैंने कहा, मनिंदर जी, मेरा अकीदा है कि अगर इरादा पक्का हो और आप हक की राह पर हो तो ऊपर वाला गैब से मदद करता है। वैसे भी ये खुदा का इंतजाम है कि हाथी जैसे देवकामत जानवर को एक मामूली चींटी मार गिराती है। हम कश्मीरी तो तादाद और ताकत में आपकी कौम से भी बहुत कम हैं। उसके बावजूद हमने अपने इलाके में हिंदुस्तानी फौज को तिगनी का नाच नचा रखा है। अगर हमारे पास भारी हथियार हो तो हम उन्हें कुछ अरसे में वहां से मार भगाएं। मनिंदर कक्कड़ ने सताइश के इजहार के लिए गर्दन हिलाई। बोला, हाँ, पिछले 6-7 महीने में कश्मीर से कामयाब कार्रवाइयों की काफी खबरें मिली हैं। हम मिलकर काबिज फौज के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे तो और ज्यादा कामयाबी मिलेगी। बाकी जहां तक भारी हथियारों का ताल्लुक है, अगर तुम लोग रकम का बंदोबस्त कर लो तो मैं पाकिस्तान के आजाद कबायली इलाकों और अफगानिस्तान में असलहा बनाने और बेचने का कारोबार करने वालों से तुम्हारा राब्ता करवा सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि 50 कैलिबर की 1-2 मशीन गन्ने तुम लोगों के पास आ जाएं तो पहाड़ों में बनिया फौज की सैकड़ों लाशें बिछा सकते हो। मनिंदर कक्कड़ की बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा, बल्कि मुझ पर लगभग हैजानी कैफियत तारी हो गई। मैंने अपने लहजे में खुशी और फरावानी छुपाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरदार जी। काबिज फौजों को तिगनी का नाच नचाकर अपनी सरजमीन से मार भगाने के लिए हमें मशीन गन जैसे भारी हथियारों की अशद जरूरत है। अगर आप उनके हुसूल में हमारी मदद कर सकें तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। रकम का इंतजाम कोई मसला नहीं, हम अपनी जानें बेचकर भी मतलूबा रकम मुहैया करेंगे। ये कहकर मैंने सुखबीर की तरफ देखा। उसने जदीद हथियारों की खरीदारी के इंतजामात का जिक्र तो किया था, लेकिन तफसीली मालूमात मुहैया करने से कन्नी कतरा गया था। मुझे उस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई तासुरात नजर न आए। मैं उसके तर्ज अमल को बखूबी समझ सकता था। वो खुद को शायद ऐसी हसास मालूमात आगे बढ़ाने का अहल नहीं गर्दानता था और चाहता था कि मनिंदर कक्कड़ खुद अगर मुनासिब समझे तो इस मामले पर बात करे। मैं चाहता था कि मनिंदर कक्कड़ इस मौजू पर मजीद तफसील से बात करे, लेकिन मैंने बराह रास्त उससे दरखास्त करने की बजाय कहा, मनिंदर जी, हम वक्तन फवक्तन घात लगाकर हिंदुस्तानी फौजी दस्तों पर हमले करते रहते हैं। हमारे पास इस वक्त मुनासिब तादाद में पक्की राइफलों और शॉट गनों के अलावा 7-8 स्टेन गन्ने भी मौजूद हैं। हम इन छोटे हथियारों की मदद से गोरीला कार्रवाइयों के जरिए उन्हें इतना जानी नुकसान पहुंचा चुके हैं कि अब वो घने जंगलों में कदम रखने से घबराते हैं। मनिंदर कक्कड़ ने तहसीन भरे लहजे में कहा, शाबाश, हमें कश्मीर से ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। तुम लोगों की जीदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया जनाब। बस अब जल्द अज जल्द हथियार बनाने और फरोख्त करने वालों से हमारे मामला तय करवा दें। उसके बदले हम भी आपके मिशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। मनिंदर कक्कड़ ने तायद में सर हिलाया। बोला, सुखबीर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों और खालसों का आपस में ताउन दोनों के लिए वक्त की अहम जरूरत है। मैंने कहा, तो फिर इस मामले को जल्द अज जल्द बाज़ाब्ता शक्ल देने का बंदोबस्त करें। मैं अपने साथियों की तरफ से मुकम्मल इख्तियार देकर यहाँ भेज सकता हूँ। सुखबीर ने बताया है कि आप लोगों को अपने जवानों के लिए महफूज ठिकाने तलाश करने में शदीद मुश्किलात का सामना है।
ये मसला हम हल कर सकते हैं। मनिंदर कक्कड़ ने कहा, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास किसी भी बड़ी कार्रवाई के बाद छुपने के लिए महफूज ठिकानों की कमी है। ले देकर हम अपने गुरुद्वारों में पनाह लेते हैं, लेकिन खुफिया पुलिस वाले हमारे अक्सर गुरुद्वारों की निगरानी करते हैं, जबकि मुखबरी का भी शदीद खतरा होता है। मैं आज ही रात अपने साथियों की मंडली में ये मामला रखूंगा। वाहे गुरु ने चाहा तो मंजूरी मिल जाएगी। मैंने उसकी बात पर इत्मीनान के इजहार के लिए सर हिलाया। उसने मेरी रवानगी के इरादे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किनारे लगा दिया था। ताहम मुझे भला उसकी क्या परवाह हो सकती थी। जब तक जहीर की किश्तवाड़ से वापसी न हो जाती, मेरा मंडी गोबिंदगढ़ जाना कुछ उतना जरूरी नहीं था। मेरे पास हतमी इत्तलात नहीं थी, लेकिन बशिम्बरपुर के पास पुलिस नाके की बदौलत ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि मिट्ठू सिंह जैसे ताकतवर शख्स को दिन दहाड़े खुद उसके ठिकाने पर इतनी दीदा दलेरी से कत्ल किए जाने पर चंडीगढ़ तो क्या दिल्ली तक कोहराम मच गया होगा और जिम्मेदारों को पुलिस वाले पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। ऐसे में हरमिंदर साहब मेरे लिए ज्यादा महफूज ठिकाने की हैसियत रखता था। मनिंदर कक्कड़ खासी देर तक मुझसे तबादला ख्याल करता रहा। सुखबीर भी हमारी गुफ्तगू में शामिल रहा। उसके पूछने पर मैंने मनिंदर को भटिंडा और दिल्ली में जहीर के साथ अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में तफसील से बताया, जबकि जहीर से हासिल करदा मालूमात की रोशनी में किश्तवाड़ में हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ गोरीला कार्रवाइयां भी हत्तुल इम्कान वजाहत से बयान कर दी। मनिंदर कक्कड़ ने मेरी बयान करदा तफसीलात पर शाबाश दी और कहा, तुम लोगों ने अपनी कौम के लिए जो कुछ किया वो तो तुम्हारा फर्ज था ही, लेकिन मिट्ठू सिंह जैसे खतरनाक सांप को ठिकाने लगाकर तुमने हमारी कौम का सच्चा दोस्त होने का सबूत दे दिया है। उसने हमारी जिद्दोजहद को बहुत बड़े नुकसानात पहुंचाए हैं। शायद तुम्हें पता न हो, ये सुअर सिख माँ बाप की औलाद होने के बावजूद नेहरू सरकार से बार बार डिमांड करता था कि खालिस्तान के लिए लड़ने वाले हमारे शेरों का खात्मा करने के लिए हरमिंदर साहब पर फौरन छापा मारा जाए। इस बात पर सुखबीर ने मिट्ठू सिंह को एक भारी भरकम गाली दी और मेरी पीठ थपथपाकर मनिंदर कक्कड़ को कहा, मेरे इस भाई ने मिट्ठू सिंह की नापाक छाती छलनी करके वाकई हमारी कौम के एक गद्दार से पंजाब की धरती को एक नापाक बोझ से छुटकारा दिलाया है। दिल खुश हो गया था इसका सुथरा निशाना देखकर। लगता है पिछले जन्म में ये भी कोई सिंह ही था। उसकी बात पर मैं बेदिली से मुस्कुरा कर रह गया। मनिंदर कक्कड़ शायद काफी फुर्सत में था। वो अंग्रेज फौज के साथ मिलकर अफगानियों के साथ लड़े हुए मार्कों के किस्से दोहराता रहा और सूबा सरहद और आजाद कबायली इलाकों में गुजारे दिन याद करता रहा। वो पिशावर का जिक्र खुसूसन बहुत मोहब्बत और इश्तियाक के साथ करता रहा। मनिंदर सिंह ने बताया, यार मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि उन इलाकों में भी हमारी कौम के अफराद आबाद हैं। पिशावर के सरदारों से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। जैसे ही महाज पर छुट्टी मिलती मैं उनसे मिलने चला जाता। उनके साथ किस्सा खानी बाजार में दुम्बे के गोश्त के जितने तिक्के कबाब मैंने इन 2-2.5 सालों में खाए, किसी और सरदार ने सारी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। हमारी सिख भाइयों से नहीं बल्कि दर्जनों मुसलमानों से भी पक्की जारी हो गई थी। बड़े ही मेहमान नवाज लोग हैं सरहद वाले। ये सुनकर मैंने हवा में तीर चलाया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है वहाँ से हथियार खरीदने का मामला भी आपके वहाँ कयाम ही से जुड़ा हुआ है। मेरी बात सुनकर मनिंदर कक्कड़ ने कह लगाया, बोला, तुम बहुत चालाक होगा के बात की जड़ में पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। तुम ठीक समझते हो। मेरे दोस्तों ने दर्रा आदम खेल की सैर करवाई थी। वहीं मैंने कई हथियार बनाने वालों और व्यापारियों से दोस्ती गांठ ली। उन्होंने बताया था कि वो अच्छी कीमत पर हर हथियार की नकल बना सकते हैं। इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान में अपने वाकिफ व्यापारियों से हर किस्म के हल्के भारी रूसी हथियार भी मंगवा सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन वो हथियार यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मेरी बात सुनकर उसने कहा लगाया, बोला, मुझे पता है तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। भाई, फिल्म का वो गाना नहीं सुना तुमने, मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ते वाला मैं हूँ पठान। तो भाई, जब पेशावर और काबुल से मन्नों के हिसाब से ड्राई फ्रूट और ईरान से कालीन बिला रोको टोक यहाँ आ सकते हैं, तो हथियार आना क्या मसला है? बस माल खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या आप वहाँ से हथियारों की कोई खेप मंगवा चुके हैं? उसने कहा, हाँ, लेकिन अभी तक सिर्फ हल्के हथियार मंगवाए हैं। लेकिन बड़े हथियार और दस्ती बम वगैरह मंगवाने के लिए भी मैं सारे मामला तय कर चुका हूँ। बस नोट भेजने की देर है। हमारी पसंद के हथियार जहाँ पहुँच जाएंगे। वो लोग बहुत पक्का काम करते हैं। मैंने पूछा, 50 कैलिबर की मशीन गन की कीमत क्या होगी? मनिंदर कक्कड़ ने कहा, रूस की बनी DSH के भारी मशीन गन के तो वो 22,000 हिंदुस्तानी रुपए मांगते हैं। गोरों की M2 ब्राउनिंग मशीन गन उससे भी ज्यादा महंगी है, 25,000 रुपए से कम नहीं मिलती। मैंने पूछा, उनकी मार कितनी है और क्या उन्हें एक बंदा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है? मनिंदर कक्कड़ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, M2 ब्राउनिंग तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, 1-1.5 मील तक तो पक्की मार करती है।
1 मिनट में 700-800 राउंड चलाती है। सुना है रूसी मशीन गन की मार उससे भी ज्यादा है, 1.25 मील तो जरूर रही होगी। वो 1 मिनट में 50 राउंड वाले 12 पट्टे खाली कर देती है। मैंने कहा यानी 600 राउंड फी मिनट। आपने ये तो बताया ही नहीं कि उन दोनों का वजन कितना है। उसने एक बार फिर जहन पर जोर डाला, बोला मेरा ख्याल है M2 ब्राउनिंग तो 1 मन के करीब भारी होती है, पॉड स्टैंड के साथ 1.5 मन लगा लो। रूसी मशीन गन वजन में तो शायद उससे हल्की है, लेकिन वो पहिए वाले स्टैंड के साथ कई मन वजन की हो जाती है। मैंने उसकी फराहम करदा मालूमात को जहन में तोलते हुए कहा, मनिंदर भाई, ये भारी मशीन गन्ने पहाड़ों पर लेकर चलना तो बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा महंगी भी है। कोई और हल्की और कम कीमत लेकिन कारामद मशीन गन नहीं मिल सकती। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग सरदार कुछ देर सोचता रहा, फिर जोश भरे लहजे में बोला, यार उन दोनों को छोड़ो, तुम लोगों के लिए रूस की RMD लाइट मशीन गन बेहतर रहेगी। साइज में पक्की राइफल से थोड़ी ही बड़ी है, 8 सेर के करीब वजन है उसका। कोई भी जवान बंदा आराम से उठाकर लंबे फासले तक चल सकता है। 1 मिनट में 600-700 राउंड तो वो भी फायर कर देती है। गोल्ड ड्रम वाला 100 गोलियों का मैगजीन लगता है उसमें। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, और मार कितनी है उसकी? हमें पहाड़ियों पर से वादी में मौजूद दुश्मन को निशाना बनाना होता है। मनिंदर कक्कड़ ने पुरजोश लहजे में कहा, ओ मेरे काके, तुम फिक्र न करो, 1.25 मील तो सीधा मार करती है। पहाड़ी से नीचे की तरफ 1 मील लगा लो, बहुत फासला होता है यार। वैसे भी उससे निशाना लगाना भारी मशीन गन के मुकाबले में आसान होता है। मैंने डरते डरते पूछा, और ये कितने में मिल जाएगी? उसने कुछ सोचकर कहा, मेरा ख्याल है 4000 तो मांगेंगे। हाँ, गोलियां बहुत सस्ती मिल जाएंगी क्योंकि उसमें पक्की राइफल वाली गोली ही चलती है। अब मैं अपने लड़कों के लिए भी यही खरीदने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है यही मुनासिब रहेगी। आप हमारे लिए कम से कम 5 लाइट मशीन गन्नों और कम से कम 5000 राउंड्स का बंदोबस्त करवा दें, वो भी जल्दी से जल्दी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला, तुम फिक्र न करो, मैं काबुल पैगाम भिजवा देता हूँ। वाहे गुरु ने चाहा तो 2-3 हफ्तों के अंदर यहाँ पहुंच जाएंगी, लेकिन तुम पहले रुपयों का बंदोबस्त करो, क्योंकि पठान कौम माल की कीमत पर किसी दोस्ती का ख्याल नहीं करती। नोट हाथ में आने के बाद ही माल हवाले करती है। मैंने कहा, फिक्र न करें, माल पहुंचने पर आप जितनी रकम कहेंगे मैं खुद आपके हवाले कर दूंगा। मनिंदर कक्कड़ ने इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। मजीद कुछ देर गुफ्तगू के बाद वो सुखबीर समेत वहां से रुखसत हो गया। अब मुझे एक बार फिर किसी मसरूफियत के बगैर वक्त गुजारने का मरहला दरपेश था। शाम होने पर बेजार होकर कमरे से निकला तो इमारत खाली दिखाई दी। अलबत्ता छत पर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। तजस्सुस से मजबूर होकर मैं सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा पहुंचा, जहां एक अनोखा मंजर मेरा मुंतजिर था। महताब और शेरदिल सिंह अपने 8-9 साथियों के साथ मिलकर कई तरह के तेज धार हथियार चलाने की मशक कर रहे थे। मैं पहले भी निहंग सिखों को इस तरह हथियारों के साथ करतब दिखाते देख चुका था, लेकिन ये सब भी उन अजीबोगरीब हथियारों को चलाने में अच्छी खासी महारत रखते थे। मुझे देखकर शेरदिल सिंह मशक छोड़कर आ गया। उसके एक हाथ में चमड़े की ढाल और दूसरे हाथ में सुनहरी कब्जे वाली नीम खमीदा तलवार थी। वो मुझे साथ लेकर एक तरफ रखे इजाफी हथियारों की तरफ आ गया। उनमें कुछ मेरे लिए बिल्कुल नए थे, मसलन अंग्रेजी हर्फ 4 की शक्ल से मुशाबे 2 तरफा नोक वाला एक धाती हथियार, दोनों तरफ खंजरों और सामने की तरफ एक नोकदार मेख वाला दस्ता नुमा हथियार, नेजे की अन्नी नुमा दस्ती हथियार, त्रिशूल और तेज धार धाती घेरा मैं पहले भी देख चुका था। अलबत्ता मुझे धाती सीना पोश वहां नजर न आया। शेरदिल सिंह ने मेरी दिलचस्पी महसूस करते हुए बताया कि कई तरह के मजीद रिवायती हथियार ऐसे हैं जो सिर्फ निहंग सिख इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान में महताब सिंह भी हमारे पास आ गया। मैंने उनसे पूछा, इन हथियारों की मशक के लिए तो ये जगह ठीक है? राइफल और पिस्तौल चलाने और निशानेबाजी की मशक तुम लोग कहाँ करते हो? महताब सिंह ने कहा, हमें सब तरह के हथियार चलाना तो अच्छी तरह सिखाया जाता है, लेकिन गोली चलाने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, इसलिए निशानेबाजी की मशक का हमें ज्यादा मौका नहीं मिलता। मैंने कहा, यार निशाना लगाने की अच्छी मशक न हो तो ये हथियार खुद ब खुद चलाने वाले के दुश्मन बन जाते हैं। मैं सुखबीर से बात करूंगा कि निशानेबाजी की मशक के लिए तुम लोगों को कश्मीर भिजवाने का बंदोबस्त करें। वहां तुम निशाना लगाने की दिल खोल कर मशक करना, कोई रोक टोक नहीं करेगा। शेरदिल सिंह ने कहा, हम में से छोटे हथियार और शॉटगन से निशाना लगाने में महताब सबसे अच्छा है, लेकिन राइफल से निशाना लगाने में उसे भी मशक चाहिए। मैंने कहा, 3-4 दिन में तुम दोनों बिल्कुल ताक हो जाओगे। वहाँ हमारे पास 10 गन्ने भी हैं, शायद तुम्हें उन्हें इस्तेमाल करने का तजुर्बा ना हो, वहाँ उनकी भी खूब प्रैक्टिस कर लेना। मनिंदर जी लाइट मशीन गन्ने मंगवा देंगे तो 2-3 माह के बाद उनकी मशक के लिए एक बार फिर चक्कर लगा लेना।
मेरी बात सुनकर वो खुश हो गए। कुछ देर के बाद हमने मिलकर रात का खाना खाया। इस दौरान मेरी शेरदिल और महताब सिंह से अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो गई। वो दोनों ही जिंदा दिल और सादा मिजाज नौजवान थे। खुसूसन महताब सिंह तो बहुत ही हंसमुख था। सुखबीर के वापस लौटने पर वो दोनों रुखसत होकर अपने शब बसरी के ठिकाने पर चले गए। मैंने सवालिया नजरों से सुखबीर की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी खबर है भाइया जी, हमारे सारे बड़े लीडरों ने तुम कश्मीरियों से हर तरह के ताउन की मंजूरी दे दी है। तुम्हारी सबसे तगड़ी सिफारिश डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान की तरफ से आई थी। मुझे कहा गया है कि किसी मुनासिब वक्त पर तुम्हारे साथ कश्मीर का दौरा करके जायजा लूं कि वहां हमारे लिए हालात किस हद तक साजगार हैं। तुम लोगों के लिए पेशावर और काबुल से हथियार मंगवाने और जरूरत पड़ने पर व्यापारियों से बराह रास्त मिलवाने की भी इजाजत मिल गई है। मैंने खुश होकर कहा, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं कश्मीर में मौजूद अपने साथियों से हालात का पता कर लूं, फिर पहली फुर्सत में वहां चलेंगे। लेकिन तुम कम से कम शेरदिल और महताब सिंह को जरूर साथ ले चलना। उन्होंने बताया है कि उन्हें आतिशी हथियार चलाने और निशानेबाजी की मशक का ज्यादा मौका नहीं मिलता। वहां दिल खोलकर अपने अरमान पूरे कर लेंगे, वो भी हिंदुस्तानी फौज को निशाना बनाकर। मेरी बात सुनकर सुखबीर ने पुरजोश लहजे में कहा, यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तुमने जिस तरह मिट्ठू सिंह की छाती पर ताक कर निशाने लगाए, मैं तो रोब में आ गया था। ये महारत निशानेबाजी की जबरदस्त प्रैक्टिस से ही आ सकती है। मैं भला उसके अंदाजे की तरदीद कैसे करता, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने पर इक्तिफा किया। हम दोनों की जगानगत अब इतनी गहरी हो गई थी कि बरसों पुराना याराना महसूस होता था। हम दोनों रात गए तक गपशप करते रहे। सुखबीर देर तक अपनी मंगेतर और बाकी घर वालों के बारे में बताता रहा। मैं भी कश्मीर में मुकीम अपने फर्जी घर वालों के बारे में दास्तान तराजी करता रहा, हत्ता कि हम दोनों ही बारी बारी नींद की आगोश में खो गए।